ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि यह राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, यह धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मां का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है और मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वह हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अइले बरियतिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता है। हमारे यहां सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? यह सच है, यह मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे। और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, बहुत चॉइस है। हमारे सामने उस चॉइस में से कौन सा चॉइस चुना जाए इसकी दिक्कत है। जैसे आप अपनी जवानी में कहीं से खाना मंगा सकते थे, ऐप पे हम मंगा सकते हैं। आप जो है डेट लड़की ढूंढ सकते थे, ऐप पे हम ढूंढ सकते हैं। लड़की मिलती है ऐप पे और लड़की को लड़का मिलता है ऐप पे, और उस पे लिखा रहता है कि क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत शादी की बस ऐवी, बकायदा क्लियर कट ऑप्शन होता है। तो आप कौन से दौर में जी रहे हैं उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने चॉइस का दिक्कत नहीं है, हम जोमेटो पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चिकन खाएं। बताइए, चिकन का तो कोई जाति नहीं होता है ना, लेकिन चिकन का कई प्रकार होता है, मलाई, अफगानी, बटर, कढ़ाई, इतने नाम की पूछिए मत। कई बार तो होटल वाला अपने ही नाम से एक अलग चिकन शुरू कर दिया है, बिल्कुल नए धर्म की तरह। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, हमको क्लियर कट चॉइस लेने की जरूरत है। और जब हम अपने जीवन में इन मसलों से जूझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ें कि मेडिकल करें, अगर इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो कौन सा लें, मैकेनिकल लें, केमिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, एमबीए करें कि जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कौन सा ऑप्शनल लें, ज्योग्राफी लें कि सोशियोलॉजी लें कि हिस्ट्री लें। पापा और मम्मी में कंफ्यूज है कि ज्यादा मानते कौन है। जीवन में जब इतना कंफ्यूजन होगा तब आप सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम राजनीतिक चॉइस आसानी से ले लें। हम राजनीतिक चॉइस आसानी से नहीं ले पाएंगे। राजनीतिक चॉइस लेने में, हे बुजुर्गों, आप हमारी मदद कीजिए।
आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा। हम ये पॉलिटिकल चॉइस लेने के लिए तैयार हैं कि इस देश की राजनीति, उसके मुहावरे बदलने चाहिए। उन मुहावरों में वो सारे सवाल को एड्रेस किया जाए जिसको इस देश की राजनीतिक डिस्कोर्स से बाहर कर दिया गया है। कौन सा है वो डिस्कोर्स? वो डिस्कोर्स है कि मैं सिंपली ये समझना चाहता हूं कि कोरोना आया, धर्म पूछ करके हुआ, एकता देखिए हिंदू मुसलमान हो गई थी वहां पे, दोनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का, हुई ना हिंदू मुसलमान एकता? दोनों को जगह नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, दोनों को कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं मिल रहा था। बताइए कितना बढ़िया हिंदू मुसलमान एकता हो गया। डेंगू होता है, वहां भी हिंदू मुसलमान एकता हो जाती है। डेंगू होते ही दोनों का प्लेटलेट सी गिरता है, हिंदू का भी, कन्हैया का भी प्लेटलेट सी गिरेगा और कामरान का भी प्लेटलेट सी गिरेगा। अब दोनों को पपीता का पत्ता पीना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज काम नहीं आता है। फिर मैं तीसरी जगह बताता हूं हिंदू मुसलमान एकता। पेट्रोल का जो मीटर होता है वो ना टोपी देख करके रुकता है ना तिलक देख करके रुकता है, एकदम सरासर दौड़ता है, 100 से पहले तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद जब अग्निपथ आया, डंडा जो मिल रहा था ना साहब, मांगने के लिए गया था नौकरी, ऊपर से मिल रहा था सोटा, डंडा दे सटासट, कोई नहीं देख रहा था। और उसमें से कई सारे नौजवानों ने तो कहा मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं, इन मसलों पर हम एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और उस पर अगर एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प मिल जाए तो मैं दावे से कहता हूं हिंदू मुसलमान की एकता ना किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, ना किसी राजनीतिक दल की कुवत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। यह है संभव कि कोई हमको हमारे इतिहास से काट करके दिखा दे। जब गाना बजेगा कि मन तरपत हरिदर्शन को आज हिंदू के मंदिरों में, तो उस गाना को लिखा एक मुसलमान है, उसका म्यूजिक एक मुसलमान ने दिया है, उसको गाया एक मुसलमान ने। जब हम तिरंगे को देखते हैं और हम कहते हैं, इसको समझिए, अगर सांस्कृतिक प्रतीक काफी होते तो आरएसएस को इस बार अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराना पड़ता। अगर काफी होते तो गोडसे के चेले को राजघाट पे नहीं जाना पड़ता। और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नई सरकार पंजाब में बनी, गांधी की तस्वीर को गायब कर दिया। जब शराब का मसला आया तो राजघाट पे पहुंच गए। बोलिए अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात को काटिए। दिल्ली में लोग ड्राई डे का मतलब ही समझते हैं 2 अक्टूबर, और शराब के मसले को गांधी जी के साथ राजघाट पे क्या दृश्य था। सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जिन्हीं सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसको समझना पड़ेगा। देश न एक दिन में बनता है, न देश को एक दिन में, कुछ साल में कोई खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े से दृष्टि दोष में फंस गए हैं। दृष्टि दोष क्या होता है कि जादूगर आएगा मंच पे और वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा कि आपका ध्यान ज्यों ही इधर उधर हुआ कि हाथ की सफाई से जो है वो आपको जादू करके दिखा देगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले हिस्से में सिटीजन के तौर पे मेरे जो अनुभव है मैं वो आपसे साझा करूंगा। कि मैं एक बार स्कूल से लौट रहा था, एक जादूगर जादू दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर, मेरा स्कूल स्टेशन के बिल्कुल बगल में था। उसको हमने देखा कि वो कागज से नोट बना दिया। एक तो ये भी जादूगर है जो 500 और 1000 के नोट को कागज बना दिया। वो जो जादूगर था वो कागज से नोट बना रहा था। तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन चीज है, क्योंकि माँ से हम जब भी पूछते थे कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
तो मम्मी यही कहती थी, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे ठीक होगा, कैसे जो है अच्छा जीवन जियोगे, शादी ब्याह कैसे होगा। तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नौकरी था। नौकरी का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब सुख सुविधा, अच्छी जिंदगी। तो हमको लगा कि अगर ये जादू सीख लें तो फिर तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कागज से जो है नोट बना लेंगे। इतने में क्या हुआ कि जादू का शो खत्म हुआ और वो जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमको लगा करे ये तो अजीब बात है, जो कागज से पैसा बना सकता है उसको हम जैसे गरीब से क्या लेना देना, वो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। वो मेरे पास में आया और मैंने बड़ी मासूमियत से जो है अपना कॉपी उसको दे दिया, कहा कि नोट बना लीजिएगा। बोला अजीब बुड़वक लड़का है, कि कागज से नोट कैसे बना लेंगे, वो तो जादू है ना। हम बोले जादू सच नहीं होता है। बोला जादू सच नहीं होता है, सच सच होता है, जादू भी भला सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं। अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और इस देश की विचारधारा ही पूंजीवादी विचारधारा भी है, इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा भी है, इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है, और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अभी हम आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा था। यह सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष हैं। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो,
भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है, रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है